गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको जो सिलेबस में सबसे पहले इस कानपुर यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री में इंक्लूड हुआ है टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स में, जिसका टाइटल है स्टैंडर्ड मॉडल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एसएम भी बोलते हैं। सिलेबस में क्या है? द बेसिक आइडियाज ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल। ये स्टैंडर्ड मॉडल आज का प्रपोज किया हुआ नहीं है। ये 1970 में प्रपोज किया गया था और आज की डेट में 2020 है। इसका मतलब हुआ कि ये 50 इयर्स से इस पे लगातार काम चल रहा है और ये बहुत सक्सेसफुल है। इस स्टैंडर्ड मॉडल पे इस दौरान 20 डिफरेंट टॉपिक्स के अंतर्गत नोबेल प्राइज़ भी फिज़िक्स में मिल चुके हैं। क्या है स्टैंडर्ड मॉडल? यही आज हम लोग को डिस्कस करना है। पहली चीज़ तो आप ये मान लीजिए, जिसको मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज डेट में स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से सभी लोग कन्विंस हैं कि जो मैटर का जो स्ट्रक्चर है वो क्वार्क और फर्मियाइंस के द्वारा, क्वार्क और लेप्टॉन्स के द्वारा है। तो मैं सीधे से जो स्टैंडर्ड मॉडल के जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको मैं लिखता हूँ और समझाता चलता हूँ। पहले तो आप सुन लीजिए थोड़ी सी बात। द थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हैज बीन एडिड। पहले जो 3 टाइप की इंटरेक्शंस हम लोग कंसीडर करते थे नेचर के स्ट्रक्चर के लिए, पहला ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन था, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन था, फिर जो तीसरा आया था न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए युकावा ने प्रपोज किया था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का आया। लेकिन और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और उसकी स्टेबिलिटी के लिए जब हम आगे बढ़े तो एक इलेक्ट्रोवीक फोर्स या इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन इंक्लूड किया गया है। ये इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन इसी स्टैंडर्ड मॉडल की उपज है। तो मैं कहना चाहता हूँ, द थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हैज बीन एडिड टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन टू मेक ए कंपोजिट पिक्चर कॉल्ड द स्टैंडर्ड मॉडल। तो पहले मैं उसकी डेफिनेशन के रूप में लिखता हूँ, द थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। उसके आगे हम एक स्टेप और बढ़े, उसमें ऐड किया गया हैज बीन एडेड टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन। और ये कहा गया कि न्यूक्लियस के अंदर कंपोजिट पिक्चर है, वहां स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी है और इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन भी है। टू मेक ए कंपोजिट इंटरेक्शन, टू मेक ए composite picture called the standard model। अब आपको समझ में आ गया, छोटी सी बात है कि हम केवल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं बल्कि एक कंपोजिट इंटरेक्शन है जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन। यही रहस्य छिपा हुआ है स्टैंडर्ड मॉडल के पीछे।
दैट डिस्क्राइब्स, इसके आगे और बढ़िए, ये क्या सब कुछ क्या डिस्क्राइब करने के लिए ये इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन हमने जोड़ दिया, यही काफी नहीं है। दैट डिस्क्राइब्स, ये क्या डिस्क्राइब करेगा ये जोड़ने का, यानी उसमें हमने ऐड कर दिया स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को। दैट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। क्योंकि फिजिसिस्ट का काम ही है कि मैटर को जानना। मैटर के जानने के लिए सबसे पहले एटम पे आते हैं, और एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेट होता है। इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लेक्ट करते हैं हम लोग, मास नंबर लेते हैं, एटॉमिक वेट लेते हैं, सब न्यूक्लियस में ही सारा मैटर का रहस्य छिपा होता है। तो जो न्यूक्लियस को जानने की कोशिश, मैटर के रहस्य को जानने की कोशिश है। न्यूक्लियस में पहले स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ही प्रपोज किया गया था, लेकिन 1970 में इसमें इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन को ऐड किया गया और डिस्क्रिप्शन हुआ द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। और ये स्ट्रक्चर ऑफ मैटर घट के आप जानते हो कि न्यूक्लियस की डायमेंशन हमने 10⁻⁻15 मीटर बताई थी। न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर, ये सब छोटे मतलब क्लास के बच्चे भी अब जानने लगे हैं। लेकिन जब हेड्रोन के स्ट्रक्चर की बात हुई, हेड्रोन का मतलब ये आप जानते हो क्वार्क स्ट्रक्चर है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन उसके एग्जाम्पल्स हैं, तो उसका स्ट्रक्चर जो है और छोटी डायमेंशन में गया। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर टू द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर डाउन टू 10⁻⁻18 मीटर, डाउन टू 10⁻⁻18 मीटर, मैंने और शॉर्ट साइज में हमने स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने की का प्रपोज जो किया हुआ स्टैंडर्ड मॉडल है उसके साथ। फिर इन्होंने लिखा इट इंक्लूड्स ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, यानी स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का डिस्क्रिप्शन इसमें डिस्क्राइब किया गया है। क्या डिस्क्राइब किया गया है? इट इंक्लूड्स ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, लेप्टॉन्स एंड क्वार्क्स, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर इसके हिसाब से जो डिफाइन किए गए हैं, मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ऑफ मैटर आर लेप्टॉन्स एंड क्वार्क्स, यानी सारा खेल लेप्टॉन और क्वार्क के द्वारा रच दिया गया है, मैटर की रचना होती है। एंड 3 of the 4 forces that govern their behavior, मतलब ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को छोड़ दीजिए तो 3 of the, ये बात ध्यान रखें, 3 of the, 4 ही ब्रह्मा जी ने एक तरीके से फोर्स बनाए हैं इसकी रचना में, उसमें से 3 फोर्सेस स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में इन्वॉल्व हैं। ये तो जब बृहद रूप में यूनिवर्स बहुत बड़ा बनता है तब ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का रोल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जबकि जो सूक्ष्म लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, माइक्रो क्या अब तो पिको पे भी 10⁻12 पे भी नहीं, बल्कि फर्मी माने 10⁻15 मीटर, उसके भी बियॉन्ड 10⁻18 मीटर के रेंज में जब हम पहुंचते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम 3 of the 4 interactions आर, इस पॉइंट्स को ध्यान से समझने की कोशिश करें, और यही 3 of the 4 interactions हैं गवर्न दी बिहेवियर, माने जो मैटर जो बना हुआ है लेप्टॉन्स और क्वार्क्स के द्वारा, इनके बिहेवियर को जो गवर्न करने का काम 3 फोर्सेस उसमें करते हैं। और तीनों फोर्सेस आप जानिए, ग्रेविटेशनल को छोड़ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शंस गवर्न देयर बिहेवियर, ये इतनी बात आप खूब अच्छे से समझ लें।
पहली चीज स्टैंडर्ड मॉडल कह देना काफी नहीं होता है। क्या है, इस थ्योरी में बहुत हल्के से स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के साथ ऐड कर दिया गया इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन, कंपोजिट पिक्चर बन गई। इसी को स्टैंडर्ड मॉडल कहा गया। ये स्टैंडर्ड मॉडल ने काम क्या किया, डिस्क्राइब किया द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर डाउन टू 10⁻18 मीटर। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मैटर के, वो इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वार्क्स हैं। पहली चीज ये चीज ऐड हो गई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के साथ। दूसरी चीज जो है ये इलेक्ट्रॉन और क्वार्क से मिलके बना हुआ मैटर। इसके पीछे एक चीज और है कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का जो खेल है वो 10⁻18 मीटर के छोटी सी निग्लेजिबल साइज के रेंज में पहुंच गया है। पहली चीज इन दोनों का एक साथ ऐड होना। दूसरी चीज 10⁻18 मीटर के रेंज में स्ट्रक्चर का पहुंचना। तीसरी चीज इलेक्ट्रॉन और क्वार्क से ही मिलकर सारा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये है। और चौथी बात ये है कि 4 में से 3 लॉज इनके बिहेवियर को गवर्न करते हैं। ये बात स्टैंडर्ड मॉडल से के लिए ये वो है। इसके बाद हम लोग और भी बातें देखना चाहेंगे। ये मैंने आपको बात बता ही दी है कि 1970 से लेके 2020 तक इसी फिजिक्स से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से प्रपोज किया गया है, लगभग 20 नोबेल प्राइज अनाउंस किए गए डिफरेंट साइंटिस्ट को। इतने ज़्यादा जीत लिए, कितना महत्वपूर्ण होगा ये आप समझ सकते हैं। भले ही वीडियो आपका छोटा है या बड़ा है, सिर्फ बेसिक आइडियाज़ हैं, लेकिन बेसिक आइडियाज़ जानने से यू कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सीक्रेसी ऑफ मिस्ट्रीज ऑफ द मैटर। तो एसेंस क्या है स्टैंडर्ड मॉडल का, इसको हम समराइज करके एक बार और लिखते हैं। ये बातें शायद आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम जो एसेंस है, आप जानते हो ना किसी चीज का गुलाब का एसेंस होता है, वैसे ही इन सारी 3-4 बातों को कहने के बाद एसेंस क्या आया। नंबर 1 एसेंस है द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर द एलिमेंट्री। स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से एलिमेंट्री पार्टिकल्स यही होंगे, द एलिमेंट्री पार्टिकल्स एसेंस ऑफ standard model SN can be summarized as the elementary particles of the matter are particles of the matter are quarks and leptons। ये पहली खास बात है। दूसरी खास बात है जो अभी इस डेफिनेशन में हमने नहीं कही थी, दी मैथमेटिकल फ्रेमवर्क भी है जिससे ये जुड़े रहते हैं, उसका हिसाब किताब है। इन क्वार्क और बुलियंस का हिसाब किताब आप बिना हिसाब किताब के हम लोग की लाइफ भी नहीं चलती है। चाहे वो मैंने इकोनॉमी से देश चलता है, घर भी चलता है, बिना सैलरी के कोई काम नहीं होता। तो उसी को आप मैथमेटिकल फ्रेमवर्क मान सकते हैं। मैथमेटिकल फ्रेमवर्क फॉर द फोर्स डायनामिक्स। सारा खेल फोर्स का ही है, जो क्वार्क को बांध के हेड्रॉन बना देता है, या फ्री स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्री के रूप में एग्जिस्ट करते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो ऑफ द फोर्स डायनामिक्स आर, ये इसकी अलग बात हमने बताई, इसमें अभी और बातें बताएंगे। डायनामिक्स आर गॉस बोसॉन्स। बोसॉन्स का आपने नाम ही सुना है। 2 ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, इंटीग्रल स्पिन वाले पार्टिकल्स जिनको बोसॉन्स कहते हैं,
हाफ इंटीग्रल पार्टिकल्स को हम फर्मियाइंस कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि द मैथमेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो फोर्स डायनामिक्स का गॉस बोसॉन से माने इंटीग्रल स्पिन वाले पार्टिकल से डिसाइड होता है। गॉस थ्योरीज, बोसॉन थ्योरीज, उनकी जो थ्योरी बनाई गई हैं उन्हीं से ये डील होता है। तीसरी इन्होंने बताया कि अब आप ये बताइए कि ये आपस में जुड़ गए हैं, यू जुड़े हैं, डी जुड़ा हुआ है, इनके बीच में भी तो स्पेस होगा। अब ये स्पेस में क्या होता है, द वैक्यूम इज इन ए सॉर्ट ऑफ सुपरकंडक्टिंग फेज। जो स्पेस होगा द वैक्यूम इज इन ए सॉर्ट ऑफ, माने जो भी स्पेस का रूप रहा होगा वो सॉर्ट ऑफ सुपर कंडक्टिंग फेज में हमेशा एग्जिस्ट करता है। सुपर कंडक्टिंग फेज, ये चीज इसके बेसिक आइडियाज में आती है, ये एसेंस है इसका। इसके अलावा कुछ बातें सुन लीजिए। द स्टैंडर्ड मॉडल वाज प्रपोज्ड इन 1970 एंड वाज फर्मली एस्टेब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली बाय द एंड ऑफ 1970s। When large accelerators become operational, जब लार्ज जो पहले तो बड़े बड़े एक्सीलरेटर्स नहीं थे। एक्सीलरेटर का मतलब आप जान लीजिए कि जो हमारे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे एनर्जी देके हम न्यूक्लियस के अंदर उसमें प्रवेश कराएंगे, वो एक्सीलरेटर्स के थ्रू हम कराते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टिकल से हम बम्बार्ड कराएं। द इफेक्ट ऑन आवर कॉन्शसनेस, अभी जो रिसेंट मतलब इसी 2020 में नोबेल प्राइज विनर हैं, वो कॉन्शसनेस पर काम करना चाह रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी करना चाहते हैं। लेकिन जो मटेरियल की जो उत्पत्ति है, एक्चुअल कॉन्शसनेस तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, साइजलेस है, शेपलेस है, मटेरियल लेस है। लेकिन अगर मेटेरियलिस्टिक का जो व्यू जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी कॉन्शसनेस की बात हायर लेवल पे लोग लिखने लगे हैं। द इफेक्ट ऑन आवर कॉन्शसनेस माने मटेरियल व्यू वाज रिवोल्यूशनरी टू दैट ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। जो एक्चुअली जो मटेरियल का कॉन्शसनेस है वो खोजने में रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, और उसी से इतनी सारी चीज़ें जो साइंटिस्ट सोचने लगे, चाहे वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया हो स्टैंडर्ड मॉडल का या किसी और थ्योरी का। एक और पॉइंट जो अभी तो मैंने और कुछ बातें और भी में करनी है। द पार्टिकल्स एंड इंटरेक्शंस ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल कैन बी एब्स्ट्रैक्टेड, एक एब्स्ट्रैक्ट के रूप में हम और देना चाहते हैं। ये एक चीज और आप मेरी बहुत ध्यान से रखें, ये पहली बार इंक्लूड हुआ है और ये बहुत ही मतलब एक हाईएस्ट टॉपिक की तरह माना जाता है। डिटेल में तो बहुत सारा लिटरेचर मौजूद है, लेकिन सिर्फ बेसिक आइडियाज आपको करने हैं। तो ये 2021 के एग्जाम में 100% आना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। तो इसलिए इस टॉपिक को आपको तैयार तो करना ही करना है। द पार्टिकल्स एंड इंटरेक्शंस ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल कैन बी एब्स्ट्रैक्टेड एज बिलो। नंबर 1, स्पिन हाफ। फर्मियंस का मतलब स्पिन हाफ। फर्मियंस एंड एंटी फर्मियंस। एंटी, हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल ज्यादातर एग्जिस्ट करते हैं। फर्मी आयंस, ये है दी पार्टिकल्स एंड इंटरेक्शंस। पार्टिकल्स की बात होती है एंड उनके बीच इंटरेक्शन की बात होती है। तो पार्टिकल्स एंड इंटरेक्शंस ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल, और मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड मॉडल कैन बी माने स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से कैन बी एब्स्ट्रैक्टेड। एब्स्ट्रैक्ट और आइडियाज ही हमको देने हैं। एब्स्ट्रैक्टेड एज बी। पहला वाला पॉइंट, स्पिन हाफ एंड एंटी फर्मियंस। फर्मियंस एंड फर्मियंस हमने लिखा ही नहीं, फर्मी आयंस एंड एंटी फर्मियंस। इसमें क्या है,
इसके पूरे डिटेल्स यहाँ पे समराइज एब्स्ट्रैक्ट के रूप में लिखना ही हमारे लिए बेहतर है। बहुत लंबे चौड़े नोट्स या क्वेश्चन के लिए हमें तैयार नहीं करने हैं, जो बेसिक आइडियाज हैं। 3 जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 टाइप की इलेक्ट्रॉन्स की जनरेशंस आ गई हैं। ये जो फर्मियंस हैं और एंटी फर्माइंस हैं, सब के सब इलेक्ट्रॉन्स की गिनती में आते हैं। तो 3 जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 जनरेशन मानी जाती हैं, जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 3 जनरेशंस हैं, जिसमें क्या क्या आता है? इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो आता है, इसके अलावा म्यू मिसॉन भी इसी में आता है, और म्यू मिसॉन के अलावा न्यूट्रिनो 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 म्यूऑन न्यूट्रिनो, ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, ये म्यूऑन न्यूट्रिनो है। माने अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के साथ हम इसको एसोसिएट करेंगे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो को। अगर म्यूऑन है, क्योंकि म्यूऑन भी इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद हम म्यूऑन न्यूट्रिनो को। इसी तरीके से एक टाउ है, टाउ मिसॉन कहलाता है, वो भी इसी इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आता है। और टाउ माइनस, इसके साथ है ओमेगा टाउ, टाउ न्यूट्रिनो। फिर इसी तरीके से दूसरा जो है 3 जनरेशंस ऑफ क्वार्क्स भी हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन्स की हो गई हैं। 3 जनरेशंस ऑफ क्वार्क्स भी 3 जनरेशन में, जब हमने क्वार्क मॉडल डिस्कस किया था शुरुआत में, तो पहली जनरेशन में UDD बस आए थे। तो अब कौन कौन से हैं? D एंड U, अप एंड डाउन क्वार्क। दूसरी जनरेशन में स्ट्रेंज और चार्म क्वार्क आया, और तीसरी जनरेशन में बॉटम और टॉप क्वार्क्स आए। एंड ऑल देयर एंटी पार्टिकल्स, यानी तो हमने ये क्वार्क्स लिखे हैं, एंड ऑल देयर एंटी क्वार्क्स। ये सब जितनी भी चीजें हम डिस्कस करते जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड मॉडल के अंतर्गत है, स्टैंडर्ड मॉडल के अंतर्गत है। तो उसके बाद ये 1 में ये स्पिन हाफ फर्मियंस और एंटी फर्मियंस के लिए हमने कहा, ये फर्मियंस हैं। अब दूसरा, मैंने हिसाब किताब किसका है, जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा ही दे रहा हूँ। एंटी क्वार्क्स और कुछ मतलब फर्मियंस के इलेक्ट्रॉन का रूप ले लिया। अब दूसरा पॉइंट है, क्योंकि गॉस बोसॉन्स आपने पढ़े नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल के लिए जितना हम समझा सकते हैं, इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, वो हम डिस्कस करते जा रहे हैं। अभी मैं गॉस बोसॉन भी समझाऊंगा, और गॉड पार्टिकल जिनको हिग्स बोसॉन कहा था उसको भी मैं बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। नंबर 2 है स्पिन 1, क्योंकि अभी हमने फर्मियंस की बात करी, अब बोसॉन्स की बात कर सकते हैं हम। स्पिन 1 गॉड बोसॉन्स। इसमें भी 3 बातें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए। 1 मासलेस, एक मासलेस बोसॉन की कल्पना करी गई है, मासलेस इलेक्ट्रोवीक बोसॉन। इलेक्ट्रोवीक माने इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन के लिए यही मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रोवीक बोसॉन। और इसका नाम आप जान लीजिए, गामा फोटॉन। गामा फोटॉन इज बोसॉन। दूसरा 3 मासिव, एक जिनके बारे में आपने नहीं सुना है, सुन लीजिए। ये तो मासलेस इलेक्ट्रोवीक बोसॉन है, एक और भी बोसॉन्स हैं 3 मासिव, बहुत भारी हैं, हालांकि अभी तक डिटेक्ट नहीं हुए हैं, थ्योरी के हिसाब से प्रपोज करे गए हैं 3 मासिव इलेक्ट्रोवीक बोसॉन्स, लेकिन इनका जो इंटरेक्शन है वो इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन है, इसलिए इलेक्ट्रोवीक बोसॉन्स कहते हैं। और इनके नाम भी आप, चूंकि स्टैंडर्ड मॉडल है, आपको रटने तो पड़ेंगे ही। W कैपिटल W प्लस है, एक W माइनस है,
और तीसरा Z0 है, ये न्यूट्रल है। और इसके साथ साथ जो ग्लूओन्स हैं वो इसके साथ डाले गए हैं 8 ग्लूओन्स। आपने पॉइंट 1 में फर्मियोन्स में डाला गया था। ये ध्यान रहे क्वार्क और ग्लूओन में क्या डिफरेंस है। ग्लूओन्स आर बोसॉन्स और क्वार्क्स आर फर्मियंस, ये भी ध्यान रखें। हमने जो पॉइंट 1 लिखा था फर्मियंस वाला या एंटी फर्मियंस वाला, उसमें हमने क्वार्क्स को लिया था और यहाँ पे 8 ग्लूओन्स को हमने लिया है। ये तो हमने पहला पॉइंट फर्मियंस का जिसको मिटा चुके हैं। दूसरा पॉइंट गॉस बोसॉन्स का है। गॉस बोसॉन्स को भी हमने 3 भागों में बांटा है, मासलेस इलेक्ट्रोवीक बोसॉन गामा फोटॉन और 3 मासिव इलेक्ट्रोवीक बोसॉन्स W+, W- एंड Z0 एंड 8 टाइप के जो ग्लूओन्स हम लोगों ने पढ़े हैं क्वार्क मॉडल में, वो भी बोसॉन्स में डाले गए हैं। अब तीसरा पॉइंट एब्स्ट्रैक्ट के रूप में हमने कंसीडर किया है। वैसे तो स्टैंडर्ड मॉडल में 1970 से वर्क हो रहा है, तो आपके मतलब भर का जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो समराइज करके छोटा सा ही मैंने किया है। ये जो लास्ट है जिस पर भी नोबेल प्राइज मिल चुका आपको पता है, स्पिन 0, स्पिन सिंपली 0 स्पिन वाले हैं, ये हैं हिग्स बोसॉन्स। ये पीटर हिग्स हुए हैं, स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे, मतलब साइंटिस्ट हैं, उन्होंने प्रपोज किया था। इनके जो इंटरेक्शंस हैं क्या है, हिग्स बोसॉन के इंटरेक्शंस वो हम यहाँ पे समरी में लिखेंगे, पॉइंट वाइज ही लिखेंगे तभी छोटा हो पाएगा। नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग ऑफ, इनका काम क्या है हिग्स बोसॉन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग ऑफ फोटोन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग। दूसरा काम क्या होता है, द इंटरेक्शंस ऑफ द बोसॉन्स के बीच में भी इंटरेक्शंस के लिए स्पिन 0 हिग्स बोसॉन का रोल होता है। माने हिग्स बोसॉन प्रपोज तो किए गए, इनका काम क्या है, पहला काम ये इंटरेक्शन के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग फोटॉन्स के बीच में। दूसरा काम है द इंटरेक्शंस ऑफ द बोसॉन्स, माने जो हमने अभी पिछले वाले में देखे थे, क्या कहते हैं बोसॉन पार्टिकल्स को हमने लिया था, तो इनके इंटरेक्शंस को भी आपस में जोड़ा गया है और दी बोसॉन्स को जोड़ा गया है। हिग्स बोसॉन इसमें बीच में आता है और इनके आपस में इंटरेक्शन करवाता है W+- दोनों प्रकार के लिए और Z0 के लिए। तीसरा काम मैंने ये देखिए ये भी काम कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला भी काम कर रहा है, बोसॉन के बीच भी इंटरेक्शन करवा रहा है। तीसरा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी करवा लेता है, ये इसीलिए गॉड पार्टिकल इनका नाम रखा गया है। The strong interactions of gluons, ग्लूओन का काम ही है क्वार्क को बांधना, और क्वार्क के बीच में लगने वाले फोर्स से बड़ा कोई फोर्स नहीं होता। आज तक क्वार्क्स को हम अलग ही नहीं कर पाए हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अगर हमने ज़्यादा एनर्जी दी है तो हाइड्रोन ने अपना रूप परिवर्तन कर दिया और साथ में पाई मिसोन को बदले में दे दिया, एक क्वार्क और एंटी क्वार्क को प्रोड्यूस करके ग्लूऑन। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस ऑफ ग्लूऑन हेडिंग पढ़िए, स्पिन 0 हिग्स बोसॉन, इनका काम क्या है इंटरेक्शन, पहला काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग ऑफ फोटोन का, दूसरा इंटरेक्शंस ऑफ बोसॉन्स के बीच में इंटरेक्शंस, द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ऑफ ग्लूऑन्स ये भी है, एंड विद क्वार्क्स, अकेले उन्हीं के साथ नहीं, ग्लूऑन और ग्लूऑन के साथ कौन जुड़ा हुआ, ग्लूऑन जोड़ता किसको है, क्वार्क्स को, तो क्वार्क और ग्लूऑन को बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है उसके लिए भी हिग्स बोसॉन का रोल होता है। अब मैं आपको ये नई चीजें इससे स्टैंडर्ड मॉडल के अंतर्गत आई हैं, तो शॉर्ट में आपको थोड़ा सा गॉस बोसॉन के बारे में बता ही दूं।
बहुत ज़्यादा तो अभी सीख नहीं सकते, अगर आप रिसर्च फील्ड में जाएंगे तो निश्चित रूप से इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इतना ही आपके सिलेबस में आ गया, यही काफ़ी है। गॉस बोसॉन्स क्या हैं? द गॉस बोसॉन्स आर द कैरियर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द फंडामेंटल फर्मियंस। जो भी फर्मियंस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है ना, चाहे वो और अभी हम लोगों ने सारे पार्टिकल्स लिखे थे, उन सब के लिए गॉस बोसॉन्स को रिस्पॉन्सिबल माना गया है। जैसा कि आपने कहा था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में एक तरीके से म्यू मिसॉन्स का रोल होता है। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के लिए ग्रेविटॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए फोटॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे ही फर्मियंस के बीच इंटरेक्शन के लिए जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है वो है एक तरीके से गॉस बोसॉन। इसीलिए थ्योरेटिकली प्रपोज किया गया। तो एक बार सुन लीजिए, गॉस बोसॉन्स आर द कैरियर्स ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द फंडामेंटल फर्मियंस एंड आर द मॉडर्न वर्जन ऑफ युकावास बोसॉन्स। मैंने एक तरीके से युकावा बोसॉन, जैसे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियॉन्स के बीच में प्रपोज किया गया था, तो मॉडर्न वर्जन है युकावास बोसॉन्स एज कैरियर ऑफ द फोर्स। ठीक है, फोर्स के कैरियर है। वी नो दी 12 बोसॉन्स, 8 ग्लूऑन्स, द फोटोन एंड W प्लस W माइनस जेड। द ग्लूऑन्स आर कपल्ड ओनली टू क्वार्क्स। क्वार्क के साथ ग्लूऑन्स जुड़ते हैं। वेयरएज द मासिव इलेक्ट्रोवीक बोसॉन्स, जो भारी वाले हैं, इनको Z0 और W प्लस माइनस कहा गया है। आपके स्कोप के बियॉन्ड है, लेकिन इतना ही जानना काफ़ी है। आर कपल्ड टू ऑल फर्मियंस। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोवीक बोसॉन्स हैं सभी फर्मियंस के साथ कपल होते हैं। द मासलेस इलेक्ट्रोवीक बोसॉन जो गामा है आर कपल्ड टू ऑल द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। ये सब बेसिक्स हैं। ये मतलब एज पर स्टैंडर्ड मॉडल इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रोवीक बोसॉन्स हैं, गामा है, जो मासलेस होते हैं, ये सभी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जितने भी अब तक डिस्कवर हुए हैं उनके साथ ये जुड़े रहते हैं। ये गॉस बोसॉन्स के बारे में बताया हमने। हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। दूसरा हिग्स बोसॉन के बारे में भी जान लीजिए। हिग्स बोसॉन हिग्स बोसॉन्स क्या काम है इनका, हिग्स बोसॉन्स का, और क्यों इनको गॉड पार्टिकल कहा गया है। पहली चीज़ तो ये है कि न्यूक्लियर फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट की जानना चाहते थे कि मास का जनरेशन कैसे हुआ, मास की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सी मैकेनिज्म से हुई। तो पीटर हिग्स ने मास के जनरेशन की एक मैकेनिज्म एक्सप्लेन करी बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ हिग्स बोसॉन एंड हिग्स फील्ड। तो हिग्स बोसॉन और हिग्स फील्ड को मैं थोड़ी सी जगह में आपको समझाना चाहता हूँ। हिग्स बोसॉन क्या होता है? इट इज ए स्पिन जीरो बोसॉन। इट इज ए स्पिन जीरो बोसॉन। पहली चीज तो ये क्या है, हिग्स बोसॉन स्पिन जीरो बोसॉन है। बोसॉन इसलिए कि इनकी इंटीग्रल स्पिन होती है, इसलिए बोसॉन कहते हैं। विच मस्ट एग्जिस्ट, अभी देखा नहीं गया है एक्सपेरिमेंटली, उन्होंने प्रपोज किया कि इसको एग्जिस्ट करना चाहिए, मस्ट एग्जिस्ट। काहे के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए? इफ द हिग्स मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल, इफ दी जो हिग्स ने जो मैकेनिज्म दी है, हिग्स मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल, मैकेनिज्म इज responsible for giving mass to the gauge bosons, और giving mass, उनकी थ्योरी में गॉस बोसॉन को पहले मास मिलता है तब पार्टिकल्स को जाता है। गिविंग मास टू, ये भी थ्योरेटिकली गॉस बोसॉन्स हैं, इनको भी खोजा नहीं गया है एक्सपेरिमेंटली। गॉस बोसॉन्स गिविंग मास टू दी गॉस बोसॉन्स, जो हमने अभी पॉइंट 1 नोट 1 में बताया था, ये नोट 2 है। गॉस बोसॉन्स इन्होंने कहा कि अगर ये हैं तो इनको एग्जिस्ट करना चाहिए, बोसॉन्स। ठीक है, गॉस बोसॉन्स में बार बार लिखूं क्या, W प्लस माइनस एंड Z। 2 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
The Higgs mechanism is the mechanism by which the existence of spin zero particle can give a Gauss boson. माने हिग्स मैकेनिज्म क्या है? वो मैकेनिज्म है जिससे स्पिन जीरो पार्टिकल को एक गॉस बोसॉन देता है विदाउट ब्रेकिंग द गॉस सिमेट्री. कोई गॉस सिमेट्री में कोई ब्रेकिंग नहीं होती है और उसको मास भी प्रोवाइड हो जाता है. Higgs showed that a field now called the Higgs field. पहले उन्होंने सिर्फ फील्ड कहा था, अब उनके सम्मान में उस फील्ड को हिग्स फील्ड के नाम से लिखा जाने लगा है. Higgs showed that a field now called the Higgs field must exist everywhere. केवल न्यूक्लियस के आसपास नहीं है, पूरा जहां तक यूनिवर्स या स्पेस एग्जिस्ट करता है हर जगह उन्होंने प्रपोज किया हिग्स फील्ड होता ही है या होना ही चाहिए, मस्ट एग्जिस्ट. बाई इंटरेक्टिंग विद दी हिग्स फील्ड, फील्ड पहले से मौजूद है, हिग्स फील्ड के साथ ये इंटरेक्ट करके पार्टिकल्स एक्वायर दियर करेक्टरिस्टिक मास. माने जो भी पार्टिकल मास एक्वायर करता है वो हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट करके ही करता है. द स्ट्रोंगर द इंटरेक्शन ग्रेटर द मास. जो भारी है उसका हिग्स फील्ड के साथ ज्यादा इंटरेक्शन. जैसे न्यूट्रॉन के पास ज्यादा मास है तो उसका इंटरेक्शन हिग्स फील्ड के साथ ज़्यादा है, जबकि इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है. ये हम समझ सकते हैं. द स्ट्रोंगर द इंटरेक्शन ग्रेटर द मास. द हिग्स बोसॉन, इनको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, मेडिएट्स द एक्शन ऑफ हिग्स फील्ड. हिग्स फील्ड का जो एक्शन है उसको हिग्स बोसॉन, यानी जो हिग्स बोसॉन है वो हिग्स फील्ड के साथ दूसरे पार्टिकल्स को मीडिएट करके मास दिलाता है. ये समझ लीजिए कि एक तरीके से दलाल, उसका काम है किसी पार्टिकल को मास दिलवाना. किससे इंटरेक्ट करवाता है? हिग्स फील्ड के साथ. तो ये हमने हिग्स फील्ड के बारे में बताया, हिग्स बोसॉन के बारे में बताया, गॉस के बारे में बताया, जो कि हमारे स्टैंडर्ड मॉडल का हिस्सा है. अब ये थोड़ी सी लास्ट बातें कुछ और हम लोग कर लेते हैं जो स्टैंडर्ड मॉडल से रिलेटेड हैं, जो कि समझने योग्य हैं और एग्जाम में लिखने योग्य हैं. द स्टैंडर्ड मॉडल इज द नेम गिवन टू द प्रेजेंट मॉडल दैट वी हैव द एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड देयर इंटरेक्शंस. ये जनरल वे में लिखा हुआ समराइज करके. इन दिस मॉडल द थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हैज बीन ज्वाइंट to that of the electroweak interaction to make a single picture. एक single picture में strong और electroweak जोड़ दिया. Also the strong, weak and electromagnetic forces appears different manifestations of the basic phenomenon. ये हमारा जो strong है, weak है और electromagnetic हमने बताया था, चार में से तीन लगती हैं. हमने essence भी बताया, abstract भी बताया, उन्हीं बातों को summarize करके मैं बोल रहा हूँ. With leptons and quarks, ये बेसिक फिनोमेना ही है लेप्टॉन और क्वार्क के साथ. फाइंडिंग नेचुरल प्लेसेस विद इन दी स्कीम, इनके स्कीम के अंतर्गत या थ्योरी के अंतर्गत इनका नेचुरल प्लेसेस है. मॉडल इंक्लूड्स लेप्टॉन्स एंड क्वार्क्स इन द सेम फ्रेमवर्क एंड कैन बी टेबल्ड एज. स्टैंडर्ड मॉडल में एक नया फ्रेम बनाया गया, उस फ्रेम को मैं बना के दिखा रहा हूँ. जबकि सब कुछ क्वार्क और लेप्टॉन से बना हुआ है तो मैं ये सब बना के दिखा रहा हूँ. आपको बहुत ही फिगर से ज़्यादा समझ में आएगा और एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक फिगर नहीं आएंगे, इक्वेशंस नहीं आएंगी तो हिस्ट्री की तरह समझ में आएगा. ये भी उचित नहीं है. वैरायटी दिखेगी, मार्क्स लेने के लिए आपको कंपोजिशन नोट्स का बनाना ही होगा. ये हमने बीच से में काट दिया है इसको, और ये जो हिस्सा है इधर वाला क्वार्क्स का है और इधर वाला इलेक्ट्रॉन्स का है. हम इलेक्ट्रॉन्स के नाम लिखेंगे, यहाँ क्वार्क के नाम लिखेंगे. फर्स्ट जनरेशन में ये हम यहाँ पे 3 बनाएंगे जनरेशन के लिए. कौन सी जनरेशन में क्या है? फर्स्ट जनरेशन के लिए हमने फिगर बनाया है. ये इसमें अप क्वार्क आता है और डाउन क्वार्क आता है. वर्ड्स पे भी लिख देता हूँ, अप एंड डाउन. दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट जनरेशन में था, इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने ई लिख दिया है. और दूसरा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ई न्यूट्रॉन, ई न्यूट्रॉन, इसको आप न्यू ई बोलते हो. पहली ये
शुरुआती दौर पे हम फर्स्ट जनरेशन में इन्हीं पार्टिकल्स को प्रपोज किए गए तो फर्स्ट जनरेशन हो गया। सेकंड में आया, सेकंड जनरेशन में ऐसा ही सेम फिगर हम लोग फिर लंबा लंबा बनाते हैं। इसमें भी हम 4 पार्टिकल्स को रखेंगे, 2 क्वार्क्स के अंतर्गत और 2 हम रखेंगे इलेक्ट्रॉन्स के अंतर्गत। इसमें 4 क्वार्क आया सेकेंड जनरेशन में, हम अभी भी डिस्कस कर चुके थे। और दूसरा स्ट्रेंज आया, इसको आप एस भी कह सकते हो, एस लिख दिया। और सेकेंड जनरेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स की है वो म्यू म्यूसॉन्स की है, या म्यूऑन भी कहते हैं इसको, म्यू दिया। और इसके साथ एसोसिएटेड है म्यू न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, और इसको हम म्यू म्यू बोलते हैं। इसी तरीके से इसकी जो थर्ड जनरेशन है उसको भी हम ड्रॉ करते हैं। इसमें आप क्वार्क्स में आप बनाएंगे, फिर 4 पार्टिकल हम बनाएंगे, 4 पार्टिकल हमने बना दिए हैं। और इसमें आपको क्वार्क्स में मालूम ही है, टॉप क्वार्क और बॉटम या ब्यूटी, दोनों ही बातें एक हैं। तो टॉप क्वार्क को टी, बॉटम को बी, और यहाँ पे टाउ मीसॉन आता है, टाउ मीसॉन, टाउ लिख दिया, टाउ मीसॉन। और ये टाउ न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, तो ये हो गया जाके न्यूट्रिनो। अब इनके चार्ज कितने हैं इन पार्टिकल्स पे, इनको भी लिखा जाए, चार्ज भी लिखा जाए। यहाँ मैं चार्ज लिख रहा हूँ और इसमें सिर्फ एक ही हम लाइन बनाएंगे और सबके हम चार्ज लिखेंगे। ये जितने भी क्वार्क्स हैं इन पे सब पे +2/3 चार्ज है, +2/3 ई के बराबर चार्ज है। और इन पे सब पे -1/3 के बराबर चार्ज है। एक ही छत के नीचे सबको एक साथ डिवाइड किया गया है। और इस पर -1 चार्ज है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे म्यू मीसॉन हो, चाहे टाउ मीसॉन हो, ये -1 वाले हैं। ये ई न्यूट्रिनो हो या म्यू न्यूट्रिनो हो या टाउ न्यूट्रिनो है, ये पे 0 चार्ज होते हैं। कलर भी देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक हो गया, चार्ज इलेक्ट्रिक हमने बोला। और उसके बाद इनके कलर बताएंगे। इनके कलर हैं, ये इकट्ठे तीनों को, मतलब जो हमारे 6 पार्टिकल्स हैं सभी के कलर एक साथ लिखे जाएंगे। 3 होते हैं, एक रेड है, बट चूंकि इसमें कोई बंटवारा नहीं है इसलिए हमने लाइन नहीं खींची। रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन एंड ब्लू, ये 3 कलर्स होते हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये 2, 4, 6, ये सारे के सारे कलरलेस हैं। आप यूँ समझ लीजिए, कलरलेस। अब एक बात और बताने को रह गई है इंटरेक्शन की, शायद इसमें हम बता नहीं जाए। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन आपस के क्या हैं, इसको बताने के लिए हम क्वार्क्स के इंटरेक्शन को आपस में इंटरेक्शन के साथ दिखाएंगे कि ये क्वार्क्स इंटरेक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन खाली जगह रहेगी, इंटरेक्शन नहीं करते हैं। और ये कलर के रूप में, ये कलर के रूप में है, ये कलर का इंटरेक्शन यहाँ पे है। और इनका कोई कलर से इंटरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, इसलिए खाली छोड़ दिया है। और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से जोड़ना चाहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, मैग्नेटिक इंटरेक्शन है इनमें। किस किस में है? 2 को छोड़ के सभी में है, सभी इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब सारे क्वार्क्स और ये जो वाले जो इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, न्यूट्रिनो को छोड़ के जो न्यूट्रिनो है, चाहे वो न्यू ई, न्यू मी, इसकी जगह को हमने खाली छोड़ा है, इसमें इसकी जगह को खाली छोड़ा है। इसी तरीके से जो वीक इंटरेक्शन है स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से ये सभी में एग्जिस्ट करता है। सभी आपस में इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन से जुड़े होते हैं, चाहे क्वार्क ले लीजिए चाहे इलेक्ट्रॉन्स ले लीजिए। क्वार्क्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड द इंटरेक्शंस दैट अफेक्ट देम, ऑर्डिनरी मैटर इन्वॉल्व्स ओनली द फर्स्ट जनरेशन,
फॉर ईच क्वार्क एंड लेप्टॉन देयर इज एन एंटी क्वार्क एंड एंटी लेप्टॉन। हमने क्वार्क की टेबल बताई है, एंटी क्वार्क की नहीं बताई है, उसको अपने आप समझा जा सकता है। फ्रॉम दिस इट बिकम्स पॉसिबल टू एक्सप्लेन वाई द इलेक्ट्रॉन, माने इलेक्ट्रॉन क्या, एक लेप्टॉन है, एंड प्रोटॉन एक कंपोजिट क्वार्क है। प्रोटॉन को भी हम क्या कहेंगे, क्वार्क का कंपोजिट है। तो हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ एक्जैक्टली द सेम मैग्नीट्यूड, माने स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से समझा दिया गया है कि कैसे जो है, कैसे संभव हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक लेप्टॉन होते हुए -1 चार्ज रखता है और दूसरा जो है जो हमारा प्रोटॉन है वो भी 1 चार्ज रखता है, ई के बराबर चार्ज रखता है। पोलैरिटी में डिफरेंस है, वो माइनस है, वो प्लस है, बच सकता है। तो हमने आपको बहुत कुछ बताया इसमें, हमने उसके एसेंस को भी बताया, उसकी समरी को भी बताया, उसको डिफाइन भी किया। कुछ और बातें जो हैं वो समराइज करता हूँ 5 मिनट में। द स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में आपको जो नोट है, 2 नोट्स हम और बताएंगे। 50 years have passed since the standard model was established, yet there has appeared only one phenomenon that goes beyond SN। एक घटना है, ज़्यादातर चीज़ों को स्टैंडर्ड मॉडल ने एक्सप्लेन कर लिया, माने इससे भी आगे निकल गया जो है, जो हम लोगों ने न्यूट्रिनो पढ़ा है। न्यूट्रिनो के रहस्य को स्टैंडर्ड मॉडल अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। न्यूट्रिनो ऑसिलेशन, यह हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो चीज़ एक्सप्लेन नहीं होती है वो भी बताना जरूरी है। न्यूट्रिनो इतना बहरूपिया है, कभी किसी रूप में प्रकट होता है, कभी किसी रूप में प्रकट होता है। मतलब जो है इससे इस रूप में आ जाता है, न्यू म्यू में आ जाता है, कभी न्यू टाउ में आ जाता है। एक और भी न्यूट्रिनो का क्लासिफिकेशन है जिसको मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन और ये जब कहते हैं क्षण भर में बदलना, क्षण तो अपने हिसाब से तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये उसकी तुलना में जो हम लोग ये बात करते हैं कि 10⁻16 सेकेंड या 10⁻20 सेकेंड लाइफ टाइम है, इसका मतलब है कि इतनी जल्दी वो अपना रूप परिवर्तित करता है। इसी को न्यूट्रिनो ऑसिलेशन कहते हैं, जिसको स्टैंडर्ड मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जाता। अब जरा सुन लीजिए इसमें, न्यूट्रिनो ऑसिलेशन इन विच ए न्यूट्रिनो ऑफ वन काइंड इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर व्हाइल इट प्रोपेगेट्स। मतलब रास्ते चलते चलते यहाँ पर डिटेक्शन किसी रूप में हो रहा है, आगे चल के किसी और रूप में उसका डिटेक्शन प्रॉपर्टी बदल के हो रहा है। बट इट इज फेयर टू से इट ओनली नीड्स ए स्मॉल स्ट्रेच एंड इज नॉट ए कॉन्ट्राडिक्शन टू स्टैंडर्ड मॉडल। लोगों ने कहा कि भाई स्टैंडर्ड मॉडल फेल हो गया क्योंकि न्यूट्रिनो को नहीं समझा पा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी बुद्धि लगाते रहेंगे, हम एफर्ट्स करते रहेंगे, हम न्यूट्रिनो ऑसिलेशन को, यानी कि ये रास्ते में अपना स्वरूप बदल लेता है, इसको भी हम एक्सप्लेन कर लेंगे। दूसरी बात, दिस मॉडल इज सो पावरफुल टू द एक्सटेंट दैट इट इज़ नॉट ईजी टू थिंक ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विद करेंटली अवेलेबल एक्सीलरेटर्स। ये एक्चुअली पूरा थ्योरेटिकल मॉडल है जो कि सारी चीज़ों को अंदर से भी समझाने में सफल, जिसको कोई काट नहीं पा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये आप समझ लीजिए कि क्वार्क्स डिटेक्ट नहीं हो रहा, फिर भी हम उसको मान रहे हैं क्वार्क मॉडल है। उसने थ्योरी में ये समझा दिया गया है, उस थ्योरी में, कि ये सेपरेट किए ही नहीं जा सकते, इसलिए डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं। हो गया एक्सप्लेनेशन। लेकिन और जो घटनाक्रम हैं, मतलब कई प्रकार के घटनाक्रम हैं, और जो इंटरेक्शंस हैं उनके थ्रू सब समझा देते हैं, इसलिए ये अभी तक वैलिड है। दिस मॉडल इज सो पावरफुल टू द एक्सटेंट दैट इट इज नॉट ईजी टू थिंक ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विद करेंटली अवेलेबल एक्सीलरेटर दैट वुड चैलेंज द स्टैंडर्ड मॉडल। केवल हम नई डिस्कवरी से ही चैलेंज कर पाएंगे, लेकिन हमारे जो करेंटली अवेलेबल एक्सीलरेटर्स हैं उनसे सीरियसली हम स्टैंडर्ड मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ये मैंने समझाने की तो बहुत कोशिश की। स्टैंडर्ड मॉडल बहुत विशाल है, इस पर लाखों पन्ने एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी जो मोटे तौर पे जो बेसिक आइडियाज़ हैं उनको मैंने समझाने की कोशिश की है। आप बहुत आसानी से लें।
2-3 बार रिवाइज करेंगे इसको तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि प्रकृति के मैटर के रहस्य से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमारा जो मैटरिस्टिक वर्ल्ड है, जिसमें मैटर को ही है, हम सब कुछ मानते हैं, हम जो चेतन स्वरूप है उस पर नहीं करते हैं, यही फिजिक्स है। हालांकि जो मैटरिस्टिक व्यू है कॉन्शसनेस का, वो स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से बोल दिया गया। मैं इन्हीं बातों के साथ आज का जो लेक्चर है उसको फिनिश करता हूँ, अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।